नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा है अच्छे से होंगे। चलिए, आज है दिनांक 12 मार्च 2023 और आज के सेशन में हम पुनः प्रतिदिन की भांति द हिंदू एनालिसिस के साथ उपस्थित हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी करते हो, ठीक है, चाहे आप अपनी इंग्लिश को अच्छा करना चाहते हो या हिंदी को अच्छा करना चाहते हो या करंट अफेयर्स पर और जो भी दुनिया में घट रही घटनाएं होती हैं उस पर आप पकड़ बनाना चाहते हैं, तो ये समझिए यह हिंदू एनालिसिस आपके लिए ही है। तो चलिए, आशा करता हूँ आप लास्ट तक सेशन में बने रहेंगे और इसका लुत्फ उठाएंगे। सबसे पहला टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हाउ इज बंगाल टैकलिंग फैटल वायरल इन्फेक्शन। देखो, अभी ये हेल्थ का टॉपिक है, ठीक है। आप अगर यूपीएससी के दृष्टिकोण से देखो तो हेल्थ का टॉपिक है। बंगाल में जो स्थिति है अभी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में अभी वायरल इन्फेक्शन का इशू है, ठीक है। तो इसको लेकर ये टॉपिक है ना, सोशल जस्टिस के अंतर्गत आप ला सकते हैं इसको। अब देखिए, इसमें हम इसको वर्ड बाय वर्ड समझने का प्रयास करेंगे, आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। वाई आर इन्फेंट्स डाइंग इन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देखो, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठाया गया है कि बच्चों की मृत्यु क्यों हो रही है, ठीक। व्हाट इज द वायरस स्ट्रेन स्वीपिंग द स्टेट। देखो, वायरस स्ट्रेन की बात हो रही है, तो मैंने बताया आपको कि स्ट्रेन द वेरिएंट। देखो, वायरस का स्ट्रेन डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो कहा गया कि वायरस का स्ट्रेन कौन सा है जो इस प्रकार से फैल रहा है। वाई आर चिल्ड्रन अंडर 5, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, विद लो और कंप्रोमाइज्ड इम्यूनिटी, जिनकी जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी जानते हो ना क्या, प्रतिरक्षा तंत्र, आपकी जो बॉडी की बीमारी से लड़ने की क्षमता जो होती है उसे हम कहते हैं प्रतिरक्षा क्षमता, इम्यूनिटी, ठीक है। आपने देखा होगा कोरोना टाइम में इम्यूनिटी बूस्टर बहुत चला था, कई सारी कंपनियों ने इम्यूनिटी बूस्टर के नाम से अपने प्रोडक्ट्स खूब बेचे थे मार्केट में, ठीक है। तो इम्यूनिटी जो है ना, जिसकी कॉम्प्रोमाइज मतलब प्रभावित इम्यूनिटी है या फिर कम इम्यूनिटी है, ऐसे जो 5 साल के बच्चे जो हैं एट हायर रिस्क, वे हायर रिस्क पे क्यों हैं, उनमें खतरे ज़्यादा क्यों हैं, ठीक है। ई द स्टेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेच्ड टू थिन, क्या जो स्टेट का जो राज्य का जो स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा है, आप पूछोगे सर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा क्या होता है। तो स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा ये होता है, मान लो हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की उपलब्धता जो है, नर्सेज की उपलब्धता जो है, आवश्यक उपकरणों की संख्या जो है, ये सब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब वो थीन क्यों है ना, क्यों थीन है ना। तो इसी इन्हीं मुद्दों पर यहाँ पे चर्चा है इस टॉपिक में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आप बात करो इन मार्च 6 की बात करो, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इन्फॉर्म द वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा में बताया कि 19 जो बच्चे हैं, ठीक है, बिलो 5 ईयर्स, जो 5 साल से कम के हैं, वो उनकी मृत्यु हो गई है। कहाँ हुई है, तो स्टेट रन इंस्टीट्यूशंस ड्यू टू एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एक होता है बच्चों ARD, ठीक है, एक होता है ARI, सॉरी ARI, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब जो रेस्पिरेटरी है ना, श्वसन वाला जो मतलब तीव्र स्तर का श्वसन संबंधी संक्रमण, इसके कारण 19 बच्चों की मृत्यु हो गई, ठीक है। तो ममता बनर्जी ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बताया। तो इससे क्वेश्चन ये उभरता है, आखिर ये क्या है, ठीक। 19 बच्चों में से 13 को जो था वो कॉमोडिटी मतलब था। उसके बाद फिर 6 जो थे उनको एडेनो वायरस संक्रमण था, 6 बच्चों को, ठीक है। और राज्य सरकार का जो क्लेम है, जो वहाँ पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, तो राज्य सरकार कहती है कि एक मौसमी बीमारी है, ठीक है, और वायरल इन्फेक्शन का कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर आप देखो कि नॉन ऑफिशियल जो अनुमान है, एस्टिमेट्स हैं, उसके हिसाब से दिसंबर 2022 से मार्च 23 तक, ठीक है, वहाँ पे 100 से ज़्यादा बच्चों की मृत्यु हुई है। तो डेफिनेटली ये जो है खतरनाक स्थिति बंगाल में देखने को मिली है। अभी चर्चा में आया एडेनो वायरस। अब आप पूछोगे सर एडेनो वायरस क्या है। अब आप देखो, एक
मतलब संस्था है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ यूएस, उसके मुताबिक बात की जाए तो एडेनो वायरस सामान्य वायरस है और इससे क्या होता है, हल्की सर्दी देखी जाती है या फ्लू जैसी बीमारियां देखी जाती हैं। और आपको पता होना चाहिए यह एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे में फैल सकता है। ठीक है, फ्लू जैसे फैलता है ये फैल सकता है। ठीक, और इससे कोई भी प्रभावित हो सकता है, लेकिन वही है कि जिसकी प्रतिरक्षा क्षमता कम होगी, जिसकी इम्यूनिटी कम होगी, वो इससे ज़्यादा प्रभावित होगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पे एडेनो वायरस के जो 2 स्ट्रेन है ना, उसके कारण पश्चिम बंगाल में इसके संक्रमण में वृद्धि की घटना देखी जा रही है। ठीक है, जो कि वहाँ की राज्य सरकार की चिंता का विषय बन गया है। ठीक, और आपको वहाँ एक्सपर्ट की बात करूँ तो एक्सपर्ट बताते हैं कि जो वायरस से जो संक्रमित होने वाले बच्चे हैं ना, वो 3 साल से कम उम्र के हैं। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन जो हैं जो वायरस से संक्रमित हुए हैं वो 3 साल से कम के हैं, और कोविड-19 महामारी के दौरान ये पैदा हुए, उनका जन्म हुआ था। तो इनके साथ समस्या ये है ना कि ये इम्यूनिटी लैग पीरियड में इनका जन्म हुआ था, तो इम्यूनिटी लैग इनमें है। ठीक, अब आप देखो कि जो केसेज हैं उसकी संख्या बढ़ रही है। ठीक है, तो उसमें क्या है, बच्चों को कलकत्ता जो है, कोलकाता, उसके जो 2 मतलब बाल चिकित्सा संस्थान है उसमें भर्ती कराया गया है बच्चों को। हालांकि सरकार ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी कि अस्पतालों के जो चिकित्सा अधीक्षक हैं उनकी जानकारी के बिना एआरआई के जो किसी मामले को कोलकाता मतलब आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, नहीं भेजा जाना चाहिए। ठीक, राज्य सरकार का क्लेम है कि वहाँ पे 121 अस्पताल हैं, उसमें से लगभग 600 बाल रोग विशेषज्ञ हैं। उन अस्पतालों में 600 बाल रोग विशेषज्ञ हैं। ठीक है, तो ये आंकड़ा तो सही है। उसके बाद है कि इसके साथ इतने बाल रोग विशेषज्ञ हैं और इसके साथ 5000 बेड हैं। तो सरकार कह रही है कि इन आंकड़ों के हिसाब से और इन स्वास्थ्य सुविधाओं के हिसाब से हम इससे निपट लेंगे। ठीक, और दूसरी बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो IHR है, ठीक है, IMR है, शिशु मृत्यु दर। ठीक है, IMR, ठीक है, IMR जो है वहाँ पे पश्चिम बंगाल में वो क्या है, वो मतलब प्रति जीवित 1000 जन पे ये कितना है, 22 है, कितना है, 22 है। ठीक है, ये आंकड़ा कितने पे है, ये 22 पे है। ठीक है, और 5 साल से कम आयु के जो बच्चे हैं ना, उसकी मृत्यु दर जो है वो 25.4 है। तो ये है IMR के का जो राष्ट्रीय औसत है 35.2, और USMR जो 41.9 है, उससे बेटर सिचुएशन है। ठीक, तो अभी यही थी। अब देखो कि मैं आपको निष्कर्ष बताऊं इस टॉपिक का, इस मुद्दे का, तो पश्चिम बंगाल में जो बच्चों के बीच जो ये बीमारी देखने को मिली है, मैंने बताया आपको ARI, ठीक है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इसे हिंदी में बोलते हैं तीव्र श्वसन संक्रमण, इसके मामलों में वृद्धि हुई है। जन्म के समय कम वजन, और जो जन्म के समय ही जो हृदय या फेफड़ों की बीमारियां जो हैं उसके कारण भी बच्चे जो हैं इस संक्रमण के शिकार हुए हैं। इम्यूनिटी की कमी है। ठीक है, तो ये सब मुद्दे हैं, समस्याएं हैं। सरकार ने हालांकि इस दिशा में कई सारे काम किए हैं, लेकिन फिर भी जो कि मौजूदा स्थिति है उसमें और भी सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है। वो प्रयास करें ताकि ये ना एक तरह से बड़ा संक्रामक रोग ना बन जाए। ठीक है, वहाँ तक लिमिटेड रहे। ठीक है, तो हमने इस टॉपिक में समझा कि जो बंगाल में जो है कि वो फैटल जो वायरल इन्फेक्शन है, घातक जो संक्रमण है वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, उससे बंगाल कैसे निपट रहा है। ठीक है, हमारे लिए इस टॉपिक में क्या है। ठीक है, तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और जो मैं वर्ड मीनिंग बताता जाता हूँ ना, उससे आप नोट भी कर लिया करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूके। आप जानते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे है टॉपिक है व्हाट इज द न्यू यूके पॉलिसी ऑन रेफ्यूजीज। अब आप पूछोगे सर रेफ्यूजी क्या होते हैं। बच्चों रेफ्यूजी वो होते हैं, उसे बोलते हैं शरणार्थी। ठीक है, शरणार्थी कैसे बनते हैं, तो मान लो किसी भी जाति के साथ या किसी भी नस्ल समुदाय के साथ किसी भी देश में हिंसा होती है या फिर उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। ये हिंसा किसी के द्वारा भी हो सकती है, सत्ता में जो पार्टी रहती है, सत्ता में जो रहते हैं उनके द्वारा हो सकती है, या किसी अन्य तत्वों अन्य एलिमेंट्स के द्वारा हो सकती है। तो किसी भी विपरीत स्थितियों के कारण जब कोई समूह समुदाय या वो
किसी अपने मूल जगह से पलायन करता है तो उसे शरणार्थियों की संज्ञा दी जाती है। ठीक, अब देखो थोड़ा मैं बताता हूँ, ऊपर आप पढ़ना क्या लिखा है। वाई हैव द यूएन रेफ्यूजी एजेंसी एंड ईयू क्रिटिसाइड द इलीगल इमिग्रेशन बिल। देखो यूएन रेफ्यूजी एजेंसी जो है और ईयू जो है, ईयू जानते हो ना, यूरोपीय यूनियन, ठीक है, दोनों ने क्या किया है, इलीगल माइग्रेशन बिल की आलोचना की है। इलीगल मतलब अवैध माइग्रेशन बिल की आलोचना की। अब देखो क्या है, डज इट ब्रीच द नॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, क्या यह इंटरनेशनल लॉ के कानूनों को तोड़ता है ना। वॉट प्रॉम्प्टेड द यूके गवर्नमेंट टू इनिशिएट सच अ मूव। अब देखो ऐसा कदम उठाने के लिए यूके सरकार को मजबूर क्यों होना पड़ा, ठीक है, ऐसी क्या घटनाएं थी, ऐसी क्या बातें थी कि यूके सरकार ऐसा करने को उद्यत हुई। नेक्स्ट है, व्हाट डील डिड रवांडा एंड द यूके साइन इन 2022, कि 2022 में रवांडा और यूके ने कौन सी डील साइन की। तो इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है इसमें, ठीक है। अब देखो यूके ने शरणार्थी जो है वहाँ के उसको रेगुलेट करने के लिए अपनी एक नई नीति लाई है, ठीक है, क्या लाई है, अपनी नई नीति लाई है। और उसमें देखो यूके सरकार जो है ना, वो शरणार्थी हैं जो चाहते हैं हम यूके में शरण लें, उनके लिए एक नई कठोर नीति ला रही है, ठीक, उसे ला रही है वो। उसके बाद क्या है, और यह जो है, ये जो वहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं आप सभी जानते हैं, यूके के प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक हैं। तो ऋषि सुनक ने जो घोषित किया था 5 प्रमुख जो उनकी नीतिगत पॉलिसी, जो प्राथमिकताएं थी, पॉलिसी जो प्रायोरिटीज थी, वो 5 जो मेजर पॉलिसी प्रायोरिटीज थी उसमें से एक ये भी है कि वो शरणार्थियों पर एक कानून लाएंगे, ठीक है। प्रस्तावित जो प्लान है उसमें ये है, उसका मोटिव ये है कि जो भी शरणार्थी आएंगे वहाँ यूके, उसको वो वापस कर देंगे, ठीक है, उसे अपने ओरिजिनल जो ओरिजिन वाले जगह है वहाँ भेज देंगे या किसी थर्ड कंट्री में भेज देंगे। और ये नीति जो लाई ना, उसकी यूएनएचसीआर, ठीक है, यूएन, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, है ना, आगे बताओ आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, ठीक है, और यूरोपीय संघ द्वारा इसकी आलोचना की गई है, ठीक। उसके बाद क्या है, ऐसा तर्क ये भी दिया गया है कि जो नई नीति है ना, वो शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित जो 1951 का कन्वेंशन है और भी जो मतलब यूरोपीय कन्वेंशन है इससे संबंधित, तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कानून है इसके साथ ही मेल नहीं खाता है, ठीक। और उसके बाद फिर आप देखो कि जो यूके जो है ना, वो अप्रवासियों, अब देखो कहीं भी कोई घटनाएं होती हैं तो लोग मूव करते हैं, ठीक है, और वहाँ जो कंजर्वेटिव पार्टी है यूके की, वो हमेशा से यूके की नौकरियों को अपने लोगों के लिए बचाने के लिए अपनी आव्रजन नीतियों को कड़ा करने की पक्षधर रही है कि हम बाहरी को नहीं आने देंगे। अब देखो कोविड-19 महामारी हुई और अफगानिस्तान, इराक, ईरान, अब ऐसे देशों में ना कुछ लोगों ने वहाँ से माइग्रेट किया, तो ये लोग कहाँ गए, ये मतलब उसके बाद यूके, उसके बाद आर्थिक संकट आया, तो इस सब के कारण यूके में और भी लोग शरण लेने के लिए पहुँचे हैं, ठीक है। तो लगभग 45,000 46,000 के शरणार्थी नावों के जरिए इंग्लिश चैनल को पार कर यूके पहुँचे, ठीक है। तो नावों के जरिए यूके पहुँचने वाले लोगों का जो प्रतिशत है वो काफ़ी ज़्यादा है, अबाउट 45% है, ठीक है। तो इतने जो शरणार्थी हैं उसको यूके कैसे झेल पाएगा, उसका भी तर्क सही है। और जो आवेदन लोग दे रहे हैं वहाँ शरण के लिए, उसमें अल्बानिया के लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, ईरान, इराक, सीरिया, जो कि तनावग्रस्त एक तरह से लड़ाई वाला क्षेत्र है, वहाँ के लोग हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यूके सरकार इस तरह की काम लेके आ रही है। अब इसमें देखो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें विधेयक में ये प्रावधान है, बिल में ये प्रावधान है कि ये जो अवैध रूप से जो यूके आएंगे लोग, उसे हिरासत में लेंगे और उसे फिर वापस भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये प्रवासियों को जो है आवर्जन जो डिटेंशन है उसके 28 दिनों तक जमानत या न्यायिक समीक्षा जो है, जुडिशियल रिव्यू है, वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा शरणार्थियों को, ठीक है, प्रवासियों को नहीं किया जाएगा, ठीक।
तो ये है। और इस विधेयक का मोटिव मैंने बता दिया आपको कि जो सुरक्षित और कानूनी मार्ग के जो माध्यम से यूके में जो बसेंगे, ठीक है, उस वैसे शरणार्थियों की संख्या पर एक लिमिटेशन लगाना है कि ज़्यादा ना हो। ठीक। मानवाधिकार की बात है तो मानवाधिकार का तो हनन करता ही ये कानून, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विपरीत है। ठीक है, अगर मान लो किसी को शरणार्थी कोई आपके यहाँ आता है और उसे अपने देश में खतरा है तो उसे आपको वापस नहीं भेजना चाहिए, लेकिन यूके तो ये काम करेगा, तो डेफिनेटली ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से नहीं है। ठीक। यूनाइटेड किंगडम जो है ना, वो यूके वो शरणार्थी हस्तांतरण चाहने वालों के लिए नई नीति जो प्रस्तावित किया है, डेफिनेटली उसका अपने अपने लोगों के लिए उसने ये काम किया है, जो उसके नागरिक हैं, ठीक है, उसके जॉब के लिए काम किया है, सुरक्षा के लिए काम किया है। और शरणार्थियों को उनका जो मतलब ओरिजिन वाला जो कंट्री है, अपना देश है, उसमें वापस भेज देगा या किसी तीसरे देश में भेज देगा। ठीक है, लेकिन आप अपनी है ना जनता को, अपने नागरिकों के पक्ष में फैसले लीजिए। ठीक है, लेकिन आपकी नीति कोई भी हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपके अपने हितों के को लेकर हो, आपके अपने नागरिकों को लेकर हो, लेकिन किसी भी नीति में मानवाधिकारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मानवाधिकार का भी महत्व है। ठीक है, तो इसमें कुछ रिव्यू किया जा सकता है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज इस टॉपिक को समझा। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, और आपके अगर कोई सुझाव होते हैं, कुछ टिप्पणियां हैं, तो वो हमें अवश्य बताएं। ठीक है, कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और कहिए नमस्कार। थैंक यू।